तो यार हम लोग इजिप्ट पहुंच ही गए और ये एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मुझे तो यार मजा आया। एज एक्सपेक्टेड वो ट्रेजर हंट टाइप की मूवीज होती थी ना, हमें वैसा ही वाइब मिला। साथ ही यहाँ कुछ रेफरेंसेस, हिडन डिटेल्स और एक फ्री का कॉमिक बुक गिव अवे भी था। पर हाँ, हिडन डिटेल्स पिछले एपिसोड से कम है, तो इसलिए आज का फोकस हिडन डिटेल्स से ज्यादा स्टोरी के ब्रेकडाउन पे होगा, स्टोरी के एक्सप्लेनेशन पे होगा। एपिसोड स्टार्ट होता है लाइला से, जहां वो इजिप्ट का एक फेक पासपोर्ट बनवा रही है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मार्क इजिप्ट के कैपिटल कायरो में पहुंच गया है। अब ऑब्वियसली उसे तो खॉन्शू ने पहुंचा दिया, पर यार लाइला को तो पासपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा। अब अगर इस फेक पासपोर्ट पे ध्यान दें तो उसका पूरा नाम लाइला अब्दुल्ला एल फॉली लिखा है। अब अब्दुल्ला यहाँ पे रेफरेंस है इस शो के स्टंटमैन अब्दुल्ला ऑटमैन का। फिर अगर यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो 28/10/1994 दिखाया गया है, मतलब 28 अक्टूबर 1994। एंड इन रियल लाइफ जो एक्ट्रेस इस रोल को प्ले कर रही हैं, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर ही है, बस हाँ ईयर अलग है। तो हम मार्क स्पेक्टर के पासपोर्ट के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। वैसे यहाँ दोनों के बाद से ही कुछ डिटेल्स पता चलते हैं, जैसे कि 10 साल बाद लाइला इजिप्ट जा रही है और शायद 10 साल पहले जब लाइला एक टीनेजर होगी तो उसी टाइम किसी आर्कियोलॉजिकल मिशन पे उसके फादर की डेथ हुई थी। अब देखो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला गया, बट हाँ हिंट जरूर दिया गया कि इजिप्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। लेकिन इफ कॉमिक्स के पन्नों को पलटोगे तो पता चलता है कि रॉल बुशमैन नाम के एक ट्रेजर हंटर के साथ ये लोग एक मिशन पे गए थे, जहां बुशमैन ने मार्लिन, जिसपे बेस्ड ये लाइला का कैरेक्टर बनाया गया है, उसके फादर को मारा था। एंड इसी बीच मार्क भी मरते मरते बचा था, जिसके बाद उसको खॉन्शू मिला और वो उसका अवतार बना। अब देखो मुझे नहीं लगता कि सेम स्टोरी ये लोग यहाँ भी दिखाने वाले हैं, सिंस इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ चेंज कर दिया है और लाइला के फादर के डेथ को आगे भी मेंशन किया गया। आर्थर को भी उसके फादर के बारे में कुछ ऐसा पता है जो लाइला नहीं जानती, एंड इसके बारे में वो एक जगह मार्क से पूछती भी है। तो हाँ, इन सबसे ऐसा लगता है कि लाइला के फादर के डेथ में मार्क भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मे बी उसकी थर्ड आइडेंटिटी जेक लॉकली इसमें इन्वॉल्व हो, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे उधर दूसरी तरफ एज एक्सपेक्टेड आर्थर हैरो स्कैरब के हेल्प से एमिट के टॉम को ढूंढ लेता है। अब अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो उसके साथ यहाँ वही दोनों पुलिस वाले हैं जिन्होंने स्टीवन को उसके अपार्टमेंट से उठाया था। और फिर हम मार्क को एक छत पे कुछ बंदों की धुलाई करते देखते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है नोटिस करने लायक, जहाँ क्लियरली मार्क के एक और पर्सनालिटी का हिंट दिया गया है। फाइट के बीच में ही कई सीन्स में उसकी पर्सनालिटी स्विच हो जाती है और आसपास लोग मरे होते हैं, जिसको ना ही मार्क ने मारा है एंड ऑब्वियसली स्टीवन तो ऐसा करेगा नहीं। तो ये हिंट हो सकता है जेक लॉकली का, जिसको मैंने अभी जस्ट मेंशन किया। अब जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि स्टीवन ग्रांट और मार्क के साथ एक और पर्सनालिटी भी थी, जेक लॉकली की, जो कि कैब ड्राइवर था एंड मून नाइट के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था। और हाँ, वहाँ वो कैरेक्टर एक कैप पहने रहता था। एंड इस एपिसोड में हमने मार्क को भी कई जगह कैप में देखा है, बट हाँ अनलाइक कॉमिक्स ये कोई कैब ड्राइवर नहीं है भाई, एक मर्सिलेस किलर है जो हमने एपिसोड में देखा ही। वैसे आप सोच रहे होगे कि भाई इतने सारे सुपर पावर्स होने के बाद भी ये मार्क जैकी चैन क्यों बन रहा है। आई थिंक इसका रीजन है कि उसके पावर का सोर्स खॉन्शू है एंड खॉन्शू इज मून गॉड। तो मे बी वो अपने पावर्स अपने अवतार को बस रात में ही दे सकता है। अभी तक मून नाइट का जितना भी अपीयरेंस मिला है वो सिर्फ रात में ही है। खैर इतने मार कुटाई के बाद भी मार्क को हैरो एंड अमिट के टूम के बारे में पता नहीं चलता, जिस पर मार्क बोलता है कि दूसरे गॉड्स क्या कर रहे हैं, क्या वो बस देखते रहेंगे कि कोई अमिट को रिलीज कर दे। जिसके बाद खॉन्शू दूसरे गॉड्स को बुलाने के लिए एक मेजर सिग्नल देता है। मेजर सिग्नल एज इन वो मून को सन के सामने मूव कर देता है, जिससे कि एक्लिप्स हो जाता है। एंड देन एज एक्सपेक्टेड सारे गॉड्स अपने अवतार को एक जगह बुलाते हैं, एक जगह जमा करते हैं। वैसे वो इस ग्रुप ऑफ गॉड को एनियाड बोलता है। अब अगर आपको मेरे एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन याद होगा तो स्टीवन ने एनियाड को मेंशन किया था। एंड इवन इन इजिप्शियन मिथोलॉजी 9 गॉड्स थे इस ग्रुप में, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे होगे। और हाँ, मार्वल कॉमिक्स में भी एनियाड एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें कि 1950 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। खैर यहाँ सारे गॉड्स जजमेंट के लिए एक जगह कलेक्ट होते हैं, जिनमें हथौर की अवतार रिवील करती है कि वो खॉन्शू की क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी। वैसे यहाँ आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि तीनों साइड में 3-3 चेयर्स हैं, विच मीन्स टोटल 9। तो हाँ, जैसा मैंने एनियाड के बारे में पहले बोला, इस गॉड के ग्रुप में टोटल 9 मेंबर्स हुआ करते थे, बट अभी के लिए सिर्फ 5 बचे हैं, जिनमें हथौर, होरस, इसिस, टिफनुट एंड ओसिरिस हैं। एमिट को बैनिश करके कैप्चर कर लिया गया है एंड खॉन्शू तो भाई ऑलरेडी बैनिश्ड है, बट स्टिल 2 गॉड्स आर स्टिल मिसिंग, जैसा कि स्टीवन ने एपिसोड 1 में मेंशन भी किया था। वैसे यहाँ पे एक गॉड खॉन्शू को बोलता है कि तुमने अगर दोबारा से नेचर से स्काई के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया तो तुमको स्टोन में बदल दिया जाएगा। एंड ऐसा लेटर हुआ भी। एनीवे खॉन्शू यहाँ पे सबको रिवील करता है कि आर्थर एमिट को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, जिसपे कोई गॉड नहीं मानता।
आर्थर इजली भाई की तरह लॉ को डॉज करके खॉन्शू को ही फंसा देता है। पर हाँ, इस पूरे सीक्वेंस में इन गॉड्स का रोल भी पता चलता है, जो कि काफी सिमिलर है इटर्नल्स की तरह। वो बस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड खॉन्शू इसका ठीक उल्टा है, इसीलिए उसे बैनिश किया गया था। वैसे इस पूरे जजमेंट में आर्थर बच जाता है और खॉन्शू को बस वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। वैसे इस जजमेंट के बाद हॉर्थरस की अवतार मार्क को रिवील करती है कि अमिट के टूम्ब का किसी गॉड को भी नहीं पता। पर हाँ, 2000 साल पहले एक सेन्फू नाम के बंदे ने इसका पता लगा लिया था। उसे गॉड्स ने ये काम दिया था इन केस कभी गॉड्स ने अमिट को माफ कर दिया और फिर से उसे रेजरेक्ट करने का सोचें, तो हाँ, अमिट के टूम्ब का पता करने के लिए उसे सेन्फू के टूम्ब का पता करना होगा। और इसी सेन्फू के टूम्ब को ढूंढते हुए मार्क को लायला भी मिलती है। अब अगर आपको याद हो तो लायला के पासपोर्ट पे उसका ऑक्यूपेशन एंटिकिटीज डीलर था एंड इसीलिए उसको पता था कि सेन्फू का टूम्ब किसके पास है। भाई लायला ब्लैक मार्केट में ही डील करती है और यही हम लोग मून नाइट के वन ऑफ द विलन मिडनाइट मैन का फर्स्ट अपीयरेंस मिलता है। तो हाँ, ये कैरेक्टर है एंटोन मोगार्ट, जो कि कॉमिक्स में मिडनाइट मैन के नाम से फेमस था। अब वैसे मैंने तो इस एपिसोड में कहीं भी कोई क्यूआर कोड स्पॉट नहीं किया, लेकिन अगर आप पिछले एपिसोड में दिखा क्यूआर कोड स्कैन करके उस लिंक को ओपन करते हो तो फिर से एक और नई कॉमिक्स मिलती है, मून नाइट का इशू नंबर 3। इस कॉमिक्स में मिडनाइट मैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था और यहाँ दोनों के बीच फाइट भी हुआ था, सेम वैसे ही जैसा कि सीरीज में हुआ। वैसे ये जो कैरेक्टर है ये भी एंटीक आइटम्स को चोरी किया करता था, जिससे कि अक्सर इसका मून नाइट से सामना होता ही रहता है। अब शायद आपको पता होगा कि इस रोल को प्ले एक्टर गैस्पार्ड यूलियल कर रहे हैं, जिनकी रिसेंटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। वैसे मून नाइट की पूरी शूटिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली थी, तो हाँ, इन फ्यूचर एपिसोड इनका फिर से अपीयरेंस हो सकता है। आगे बढ़े तो हाँ, सिमिलर टू कॉमिक्स एंटोन के पास कई सारे एंटीक्स हैं, इंक्लूडिंग सेन्फू का टूम्ब, और इसी में अमिट के टूम्ब का लोकेशन छुपा है। वैसे यहाँ मैड्रीपुर को भी मेंशन किया गया है एंड आपने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर देखा होगा तो तुरंत नाम पहचान गए होंगे। तो हाँ, इसमें मुझे उतना शॉकिंग तो नहीं लगा, सिंस लायला, एंटोन एंड इवन शारन कार्टर AKA पावर ब्रोकर कई तरह के ब्लैक मार्केट में ही इलीगल डीलिंग में इन्वॉल्व हैं। देख लो, ये बात श्योर है कि अगर MCU में ब्लैक मार्केट का मेंशन होगा तो मैड्रीपुर आएगा ही आएगा। एक तरह से वो ब्लैक मार्केट का हब है और लायला एंड एंटोन दोनों ही एंटीक्स के ब्लैक मार्केट में इन्वॉल्व हैं। आगे बढ़े तो जैसे ये लोग इसे देख रहे होते हैं, आर्थर हैरो भी वहां पहुंच जाता है और टूम्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट समहाउ जिस कपड़े में लोकेशन था वो बच जाता है, जिसको लायला अपने पास रख लेती है। पर हाँ, यहाँ हमें मिलता है मून नाइट का एक फाइट सीक्वेंस, जिसमें भाई मून नाइट सबकी बजा देता है। हाँ, मिस्टर नाइट का कैमियो भी है। सही बोलो तो मिस्टर नाइट से मुझे भी डेडपूल की वाइब मिलने लगी है, स्पेशली लास्ट वीडियो में कई लोगों ने कमेंट करके बोला उसके बाद से। पर हाँ, ये फाइट सीन उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, इसे रॉ रखने की कोशिश की गई है। इसमें उतने सुपर पावर्स का यूज नहीं हुआ है, बट भाई मून नाइट सुपर हीरो है तो एक्सपेक्टेशंस उसे सुपर हीरो वाले ही आते हैं। और यहाँ हमें एंडिंग में देखकर लगता है कि एंटोन को मून नाइट ने मार दिया है। मिडनाइट मैन के फर्स्ट कॉमिक्स अपीयरेंस में भी ऐसा ही लगा था, बट अगेन इस कैरेक्टर का रिटर्न हुआ था। तो हाँ, जैसा मैंने बोला कि हो सकता है ये कैरेक्टर आगे के एपिसोड में फिर से रिटर्न करे। इसके बाद सेन्फू के पास से लिया हुआ वो स्टार मैप, जिससे कि अमिट के टूम्ब का लोकेशन पता चल सकता है, ये लोग मिलकर सॉल्व करने लगते हैं एंड स्टीवन उनकी हेल्प करता है। और पता चलता है कि ये लोकेशन तभी रिवील होगा जब स्टार्स की पोजीशन वैसी ही हो जैसा कि 2000 साल पहले थी। तो खॉन्शू यहाँ पे अपने सुपर पावर्स का यूज करके पूरे इजिप्ट का डिस्को लाइट बना देता है और 2000 साल पहले जो स्टार्स के पोजीशन थे वैसे ही प्रेजेंट में हो जाता है एंड इससे वो लोग एमिट के टूम्ब को लोकेट कर लेते हैं। पर हाँ, एज बाकी गॉड ने कहा था कि उसने अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो वो उसे स्टोन में बदल देंगे, और वैसा ही होता भी है। वैसे जब आर्थर खॉन्शू से मिलने आता है एंडिंग में, तो आप ऐसे और भी कई स्टोन स्टैचूज देख सकते हो एंड वहाँ जो गॉड का अवतार था वो भी बोलता है लाइक मैनी अदर्स, विच कंफर्म्स कि खॉन्शू के जैसे और भी कई गॉड्स हैं जो कि कैप्चर्ड हैं। तो हाँ, यही था मून नाइट का एपिसोड 3। मुझे पता है कि कुछ ज्यादा हिडन डिटेल्स मैं नहीं निकाल पाया, इसलिए मैंने आज स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया है। भाई जब हिडन डिटेल्स उतने हैं ही नहीं तो मैं लाऊंगा कहां से। होप सो कि एपिसोड 4 में हमें और ज्यादा हिडन डिटेल्स मिले। और भाई नेक्स्ट एपिसोड में तो मजा आने ही वाला है, सिंस मार्क के पास पावर नहीं है, खॉन्शू कैप्चर हो चुका है और एमिट के टूम्ब का लोकेशन भी पता चल चुका है। तब तक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले दोनों एपिसोड का ब्रेकडाउन जरूर देखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।